हेलो। हेलो। यस सर। सुनाई दे रही है आवाज? यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाले हैं जो आप लोग का सिलेबस है। सिलेबस में है लीनियर अलजेब्रा। मीन्स कि अगर यदि हम डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। आप लोग ऐसे पढ़े हुए हैं, बस हम थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में हमें 2D प्लेन होता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ए हाइपर प्लेन इन आर स्क्वायर इन ए लाइन। ठीक है, अगर यदि ये मेरा 2D प्लेन है, किसी भी प्लेन को 2D दिखाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जो हम ये बनाए हुए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये अगर यदि एक मेरा प्लेन है तो एक होगा प्लेन के ऊपर का पार्ट और एक होगा प्लेन के नीचे का पार्ट। ठीक है, अगर इसी को हम बोल देते हैं कि अगर यदि हमें इसी प्लेन में अगर आर स्क्वायर आर क्यू दिखाना है, आर क्यू मतलब 3D, पिक्चर 3D हो या पिक्चर 2D हो। अगर पिक्चर 3D होगा तो हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस होगा, और तीनों एक्सिस में एक मेरा ये जो प्लेट देख रहे हैं, ये प्लेट अगर रखा हुआ है तो प्लेट में मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है ए। ठीक है, ए पॉइंट है, 3D प्लेन है, तो इसमें क्या इस पॉइंट का क्या क्या कोऑर्डिनेटर होगा? मान लीजिए कि 1 2 और 3, जो कि ये एक्स वाई और जेड तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है 2D में तो इसका पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? एक 1 और 2, मीन्स 1 2 का मतलब एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ 1 2 3 का मतलब क्या हो गया? एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट के बारे में पता चला, इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल, देख लीजिए। वो जो हम बताए हैं वही एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। एक मेरा एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक पॉइंट है।
तो पॉइंट में ये जो मेरा वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें भी y एक्सिस पे भी हम 1 2 3 4 5 ले लिए। अगर यदि यहाँ से 5 का एक पॉइंट आगे बढ़ा है, एक 4 का पॉइंट आगे, x एक्सिस से 4 बढ़ा है और y एक्सिस से 5 बढ़ा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, 5, ठीक है। ये हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर यदि यही पॉइंट हम बोलेंगे कि हमें निकालना है इस पॉइंट का 3D में, 3D में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है। तो सीधा देखिए एक्स एक्सिस में चलिए, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा कि एक्स एक्सिस जो मेरे जेड एक्सिस के करीब गया है, ये जो जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस सीधा ऐसा नहीं कि 2D रहता तो यहाँ से सीधा ऊपर चला जाता है, लेकिन ये 2D नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट करेगा, तीनों से कोऑर्डिनेट करेगा। अगर यदि ये आप इसको 3D में देखना चाहते हैं तो 3D में देखिएगा तो ये पहले कोऑर्डिनेट करेगा। देखिए एक्स का है 3, तो हम एक्स का 3 ले लिए, ठीक है। अब ये x का जो 3 है ये z से कोऑर्डिनेट करेगा, z का कितना है 2, तो पहले ये z से इस एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गया, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गया, और ये z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। यहाँ पे जो पॉइंट मिला इस पॉइंट से ऊपर के तरफ लाइन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो y है 5, ये पॉइंट का एक्सिस हो जाएगा 3, 5, 2, मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x में 3, y में 5 और z में 2, ठीक है, पता चला। अब देखिए इसमें अगर यदि हम जानते हैं कि 2D पॉइंट 2D प्लेन में, अब ये ऑर्डिनेट मीन्स 0 0 है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है ये 0 0 है, और ये एक पॉइंट है, तो इससे इसके बीच का डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू √a² प्लस b², मीन्स कि ये जो मेरा अगर यदि इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर 0 हो तो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर 0 0 से स्टार्ट हो और सेकेंड पॉइंट कहीं भी स्पेस में हो, तो वहां से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें a² प्लस, अगर यदि ये पॉइंट a है तो, अगर ये पॉइंट b है तो, नहीं तो अगर xy है तो xy x² प्लस y², जो कि √ में होगा। अगर यही प्लेन 3D में है, 3D प्लेन है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। अगर ये जो मेरा पॉइंट है ये पॉइंट ABC अगर हुआ तो, ठीक है, समझ में आया। कोई डाउट है तो पूछिएगा अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर यदि मेरा ये तो 2D था, तब अगर यदि मेरा ND हुआ, ये जो मेरा 2D था तो ये फार्मूला था, 2D था तो इसका ए फार्मूला था। अगर यदि मेरा ND हुआ, मीन्स कि कोई तो ये बोले रहेंगे सर ये 2D का था ये 3D का था, तो ND का क्या होगा √a² प्लस b² प्लस c² प्लस n² था। समझ में आ गया। अब देखिए ये तो था आपको कि एक कोऑर्डिनेट 0 हो और दूसरा कोऑर्डिनेट XY हो तो ये निकलता था। अगर यदि मेरा आगे कोई क्वेश्चन है कि मेरा कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है, XY कोई प्लेन है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ है और सेकेंड पॉइंट यहाँ है, मीन्स कि दोनों में से दोनों कोई भी पॉइंट 0 नहीं है, मीन्स इसका भी कुछ वैल्यू है और इसका भी कुछ भी, इसका जो वैल्यू है a1 a2 है, इसका b1 b2 है। अगर इसका a1 a2 है, इसका b1 b2, पहला क्या था a² प्लस b² कब होगा, जब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसका भी कुछ वैल्यू है और इसका भी कुछ वैल्यू है, इसका वैल्यू a1 a2 है, इसका वैल्यू b1 b2 है। तो इस केस में क्या फार्मूला होगा, √a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर, पहला जो पॉइंट होगा मेरा, पहला किसी को भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम a1 a2 किए हैं, b1 b2, तो a पहले आता है इसीलिए हम a लिए हैं, a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट, पहला का x लिए हैं, दूसरा का भी x, तो दूसरा पहला का y लेंगे तो दूसरा का भी y, a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2D के लिए। 3D के लिए देखिए a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर
A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर, A3 माइनस B3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीका से ND का भी फॉर्मूला होगा। ND का फॉर्मूला में क्या होगा, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक AI, ये I है, AI माइनस BI। अगर I के जगह पर मान लीजिए कि हमारा 9D का निकालना है 9D का, तो इसमें फॉर्मूला बैठाइए तो क्या हो जाएगा, A1 से शुरू होगा, A1 माइनस B1 का होल स्क्वायर प्लस A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर प्लस A3 माइनस B3 का होल स्क्वायर। ये कहाँ तक चलता जाएगा, प्लस ये चलता जाएगा A9 माइनस B9 का होल स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। अब चलिए, ये तो था मेरा लीनियर इक्वेशन। अब थोड़ा चलते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स और वेक्टर, इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन में, फार्मूला में किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए अब आते हैं कि मैं मैट्रिक्स और वेक्टर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, याद आ जाएगा सारा फार्मूला। पहले आइए बेसिक ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर में हम क्या जानते हैं। वेक्टर में ये जानते हैं कि जो हमारा एक, पहला देखिए ये जो मेरा है, ये जो हम लिखे हैं, ये मेरा कौन सा वेक्टर है, तो इसको हम बोलते हैं रो वेक्टर, ठीक है। जो भी हमारा डिटर्मिनेंट के अंदर आता है, ये डिटर्मिनेंट के अगर अंदर आएगा, तब पहला जो हम लिखेगा, इसको जो हम बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं रो, ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉलम। क्लियर, कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2। इसमें देखिए हम बोल रहे हैं, अगर यदि इसका लिखने का भी स्टाइल होता है, जैसे यहाँ 1 और 5 हम लिखे हैं, तो इसका 1 का मतलब होता है रो और 5 का मतलब होता है कॉलम। यहाँ देखिए 1 इज रो एंड 5 इज कॉलम। हम इसमें यहाँ अभी बताए हैं, ये जो लाइन होगा ये होगा रो, और ये जो होता है ये होगा कॉलम, ठीक है, ये होगा कॉलम। तो इसमें कितना है, 1 रो है और 5 कॉलम है, ठीक है, 1 रो और 5 कॉलम। तो ये हो गया रो वेक्टर, रो वेक्टर। और देखिए कॉलम, अगर इसी को हम इनवर्स का मीन्स ट्रांसपोज कर लेंगे, अभी ठीक है ट्रांसपोज नहीं पता है, लेकिन जब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, मीन्स ये तो बताने के लिए बता दिए कि ये रो वेक्टर है, और इसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर, मीन्स जहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ हो। यहाँ पे क्या है, कितना रो है, रो है इसके पास 5, 1 2 3 4 5, कॉलम कितना है, एक कॉलम है, इसीलिए रो को पहले लिखेंगे रो इंटू कॉलम, ठीक है। इसको 5 क्रॉस भी लिख सकते हैं, कॉमा भी डाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए हम कॉमा डाले हैं, यहाँ पे क्रॉस डाले हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब आता है कि ये तो आपका इतना ही जानना था इसमें कि क्या होता है वेक्टर, कैसे काम करता है। अब है कि मैट्रिक्स, बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स में देखें, यहाँ सबसे पहले तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कि अगर ए मैट्रिक्स हमको लिखना है, तो इसके दोनों तरफ, अगर इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठ हम लोग हिंदी में, तो इसको लिखने का तरीका है, ये बड़ी कोष्ठ से इसको घेर दीजिए, तो ये हो जाता है मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कि मैट्रिक्स जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स है मेरा 1 2 3 4 5 6, ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, इसको बेसिक आपको पता है, इसलिए हम ज़्यादा डीप वो नहीं जा रहे हैं, सिंपल सी आगे बढ़ते जा रहे हैं कि बता बता के, कि जैसे ये रो मेरा ए मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या, ये 4 × 1 4 × 3 जो लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 इसके पास हो गया रो और 3 हो गया कॉलम, ठीक है। इसीलिए 4 रो 3 कॉलम, बस ये जानिए कि 4/3 का ये मैट्रिक्स है। लिस्ट ऑफ, लिस्ट इज मैट्रिक्स, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट करने का क्या मतलब होता है कि जितना भी इसका ये लिस्ट है,
और ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट इज मैट्रिक्स, मीन्स कि अगर यदि लिस्टों का लिस्ट बहुत सारा डाटा मेरे पास आ जाए तो उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे देखिए इसमें ए आई और जे, ए आई और जे है, तो इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा कि अगर मान लीजिए हमें पता करना हो कि 11 जो है, ये 11 की कौन सा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे पुट कीजिए आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 1, क्योंकि ये 1 1 है, 1 है, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, पहले होगा रो फिर होगा कॉलम। तो इसका पोजीशन क्या होगा, रो में देखिए यहाँ से 2 आ गया और ऊपर से 2 आया, इसलिए ये इसका वैल्यू होगा A22। जैसे यहाँ देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है, इधर से आया 4, इधर से आया 3, इसको क्या लिखेंगे A43, ठीक है। जैसे इसमें ये वही चीज हम बताए हैं यहाँ पे रो और कॉलम, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज अगर यदि हम ये पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोज का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, बहुत महत्व है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। तो हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम पहचानते कैसे हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए के ऊपर टी डाल दीजिए या ए के ऊपर डैश डाल दीजिए, ये दोनों का पहचान होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, समझ गए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर यदि ये मेरे पास एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स A1 A2 A3 A5, जो कि 1 इंटू 5 का मैट्रिक्स है, 1 रो 5 कॉलम है। तो अगर यदि इसको हमको ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इस जो हमारा रो था वो डायरेक्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा रो था वो डायरेक्टली कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हम उसको बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे कि इधर देखिए ये बी है, एक कॉलम है, इसका ट्रांसपोज बी बार निकालेंगे, बी बार निकालेंगे तो वो कॉलम में रो में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में है तो रो में, रो में है तो कॉलम में। अब देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, आप लोग कॉपी पेन खोलिए और थोड़ा बना भी सकते हैं। अगर हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, जो रो है रो पहले कॉलम में बन जाएगा, ये मेरा क्या है कॉलम, आप रो को भी सोच सकते हैं, ये जो रो है सीधा सीधी 159, ट्रांसपोज निकालने के लिए देखिए 159 कैसे लिख दिए, जो मेरा रो था उसको हम कॉलम में लेके आ गए, ये पूरा कॉलम में आ गया, ठीक है। ये देखिए 153 पोजीशन क्या था, E A11 था, EA12 था, EA13 था, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A11 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A11 ही रहेगा, A12 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A21 में, A31 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A31 में, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट A159 था 159, इसको हम कॉलम में लेके आ गए, ये सेकेंड रो 269, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड कॉलम 269, ठीक है। ट्रांसपोज का यही मतलब होता है, यहाँ बताया ना आपको ट्रांसपोज का मतलब, सेकेंड रो और थर्ड रो देखिए 3 7 10 है, ठीक है। तो यहाँ 3 7 10 थर्ड रो में आ गया, थर्ड कॉलम में आ गया, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। जो रो होगा वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम होगा वो रो बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपोज। आप लोग कॉपी कलम खोल लिए हैं, तो अगर खोल लिए हैं तो थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे, आप लोग देख सकते हैं। अब ये है कि मैट्रिक एडिशन, हम लोग मैट्रिक एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। पहले देखिए एग्जाम्पल में मैट्रिक्स एंड वेक्टर एडिशन है, तो पहले देखिए वेक्टर, वेक्टर के लिए हम बताते हैं, अगर हमारे पास एक रो वेक्टर है 1 इंटू 5 का, अगर यदि ये मेरा वेक्टर है 1 इंटू 5 का और दूसरा वेक्टर भी अगर ऐड करना है हमें, ए वेक्टर इंटू
बी वेक्टर, तो हमको इसके लिए जितना रो इसमें है, जितना कॉलम इसमें है, सेम टू सेम इसमें भी रो कॉलम होना चाहिए, तभी ये ऐड होगा। ठीक है, जैसे 1/5 का हम वेक्टर लिए हैं ए और 1/5 का वेक्टर लेंगे बी, तभी ये एडिशन हो पाएगा। ठीक है, वेक्टर टू वेक्टर का एडिशन तभी पॉसिबल है जब हमारा दोनों वेक्टर सेम कंडीशन का हो। सेम कंडीशन मीन्स 1/5 का ये भी होना चाहिए, 1/5 का रो और कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। तब इसको ऐड करने के लिए सिंपल A1 प्लस B1, इसका रो, इसका इसका कॉलम और इसका कॉलम को हम ऐड कर देंगे। फिर A2 B2, देखिए A2 B2, तो ये मेरा इस तरह से हम इस वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, एडिशन, वेक्टर एडिशन। इसे वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर है तो उसको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि कहाँ पे जाके ये फेल करेगा। एग्जाम्पल 2 में देखिए, एक वेक्टर है यहाँ ए, ये कितना का वेक्टर है, 1 × 3 का, 1 इंटू, इसका डायमेंशन 1 × 3 है, इसका डायमेंशन 1 × 2 है ना, B1 B2 है, A1 A2 A3 है यहाँ पे। तो क्या ये पॉसिबल है इन दोनों को ऐड करना, A प्लस बी इक्वल टू, पॉसिबल है इस वेक्टर को ऐड करना? नो सर। क्योंकि इसमें ये 3 डायमेंशन का नहीं है। अगर ये यहाँ पे C3 भी होता तब हम इसको ऐड करते। ये क्लियर कट है वेक्टर में कि अगर यदि हमको ऐड करना है तो दोनों का डायमेंशन, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। यहाँ पे A के साथ A1 के साथ B1, A2 के साथ B3, A3 के साथ B3 नहीं है, बी वेक्टर में B3 नहीं है, इसीलिए ये नॉट परफॉर्म बिटवीन रो एंड कॉलम। ठीक है, ये दोनों का रो और कॉलम इक्वल नहीं है, इसीलिए ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब आता है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो 2/2 का है, सेम टू सेम इसमें भी होता है। अगर रो कॉलम सेम नहीं है, पहले रूल ही देख लीजिए। रूल क्या कह सकता है, क्या कहता है, इस मैट्रिक्स का रूल क्या है, 2/2 का ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कितना है, कितना रो है इसमें, 3 × 2 का है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 3 रो एंड 2 कॉलम, तो 3/2 हो गया। 3/2 का ये मैट्रिक्स है, ये 2/2 का। क्या इसका डायमेंशन सेम है? अगर डायमेंशन सेम नहीं है, वी कैन नॉट ऐड देम। ठीक है, अगर दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है तो दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किस किस समय पे हम ऐड कर सकते हैं, हमारा निगेटिव पॉजिटिव रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों मैट्रिक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी 2/2 होगा, तभी वो एडिशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे ये 3/2 का मैट्रिक्स है, सेकेंड भी 3 × 2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये परफॉर्म करेगा। ये एक रूल है, इस रूल को के साथ हम चलेंगे तभी ये मेरा मैट्रिक्स परफॉर्म हो सकता है। देखिए यहाँ पे एडिशन करना है, एक मैट्रिक्स है A 2/2 का, एक मैट्रिक्स है B 2/2 का, तो ये एडिशन हो सकता है। मैट्रिक्स A प्लस B क्या हो जाएगा, तो इसका जो A11 है, इसका जो A11 है, इनसे इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट 4 + 1, सीधा लिख देंगे 8 + 0, 3 + 5, 7 प्लस, इसका जो जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे उसको ऐड कर दीजिए। तो ये इस तरह से इसका निकल जाएगा एडिशन। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, अभी अगर क्लास खत्म होगी, क्योंकि ये 40 मिनट का टाइम देता है, तो फिर से आप लोग ऐड ज्वाइन कीजिएगा। दूसरा है मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, जिस तरह से हम ऐड किए थे उसी तरीका से हम उसको घटाएंगे भी। सेम रूल इसमें भी है, सेम उसका डायमेंशन होना चाहिए। 2/2 है तो अगला मैट्रिक्स भी 2/2 होगा, तभी इसका सब्सट्रैक्शन होगा, अदरवाइज इसका सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। अब आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस यहाँ पे आके थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इस चीज को आप लोग आई थिंक सब कोई जानते हैं, फिर भी मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट,
इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर के फॉर्म में इसे डॉट प्रोडक्ट। जैसे ए मैट्रिक्स है मेरा 1 × 5 का, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 5 × 1 का मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए एक सिंपल सी बात है, ये है मेरा 1 × 5 का, अगला मैट्रिक्स है 5 × 1 का, ठीक है। ये देखिए 5 × 1 का, तो इनको ये पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर सेम है, पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर सेम है, तब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितना का हो जाएगा, 1 × 1 का। ध्यान रखिए, पहला का कॉलम, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ये पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर सेम है, ध्यान रखिएगा, पहला का कॉलम दूसरा का, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत जरूरी है और सीधा सीधी गेट में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे ये फॉर्मूला ये इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं देगा, सीधा ये क्वेश्चन देगा कि ये बोलेगा कि एक ए मैट्रिक्स है, ये 1 × 5 का है, एक बी मैट्रिक्स है जो 5 × 1 का है, ठीक है। तो ए डॉट बी जो बनेगा वो कितना का मैट्रिक्स होगा, बताइए। तो हम क्या बोले, पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर सेम है तो जो रेस्ट बचता है उसको लिख दो, 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा। ये फार्मूला सीधा सीधी ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अभी जब हम गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो इसमें ये क्वेश्चन था, इसलिए हम बोल रहे हैं ये ध्यान रखिए। नहीं तो अगर यदि यहाँ पे 1/5 दे दिया, यहाँ पे 2 × 1 दिया, तो क्या इस मैट्रिक्स को हम सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये इम्पॉसिबल है, सोल्व ही नहीं होगा ये मैट्रिक्स। तो जब तक ये दोनों सेम नहीं होगा तब तक हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स था मेरा 1 × 5 का, दूसरा मैट्रिक्स है 5 × 1 का, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 1 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन संभव भी है। कंडीशन, इसका कंडीशन देखिए, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो नंबर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, कॉलम नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो नंबर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, जो अभी बताया है वही लिखा गया है। यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, इन दोनों सेम होना चाहिए, तब न्यू मैट्रिक्स में 1 × 1 का, न्यू मैट्रिक्स तब 1 × 1 का बनेगा। अब इसमें है कि किस तरह से ये मल्टीप्लाई करता है, तो ये थोड़ा हम बताते हैं। चलिए, ए डॉट बी अगर यदि हम निकालते हैं, ए डॉट बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी देखिए, तो पहला का रो और दूसरा का कॉलम, ई पहला का ये ई B1 से होगा, A2 B2 से होगा, और ये गुना करने के बाद सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। A1 जैसे हम बोले, पहला A1 को इसके मैट्रिक्स सेकेंड वाला के, इसे होता है ना कि A11 है, तो सेकेंड वाला के मैट्रिक्स के A11 से इसका डॉट होगा, ठीक है, प्लस A21 है, तो सेकेंड वाला के, ये B होना चाहिए, B12 से इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मीन्स देखिए यहाँ इसको आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 लिखेंगे, तो इसका जो 1 होगा इसके 1 से गुना होगा, इसका जो 2 होगा इसके 2 से गुना होगा, तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं 1 1 जो होगा, तो 1 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, ये जो 5 होगा इनके साथ गुना होगा और सबको ऐड कर देंगे, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा ये कितना हो गया, ये एक रो बन गया, ठीक है, एक रो बन गया। और इसमें जो इस सबको गुना करके सबको ऐड करेंगे तो इसका एलिमेंट कितना होगा, ओनली 1 एलिमेंट, ये 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कुछ एक ही होगा इसमें से, ठीक है। ये 20 10 5 नहीं होगा, इसका सबको ऐड करके ओनली कोई एक एलिमेंट आएगा, मान लीजिए 10 आया तो 10 ही आएगा, क्लियर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिए हैं जिसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स है,
एक ये मैट्रिक्स है ए, एक मान लीजिए बी, एक सी, 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 3 मैट्रिक्स में ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सी मैट्रिक्स आएगा। क्लियर? ए को अगर यदि हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका हम सी मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किया है, ये एक मैट्रिक्स लिए है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम क्या किया है, इसका रो कितना है 2, रो 2, कॉलम कितना है 3, ठीक है। इसका कितना है, रो कितना है इसके पास, रो कितना है 3 रो है, कॉलम कितना है 2। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि इसका रो इसका कॉलम सेम है, दोनों का 3 3 है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितना का होगा, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसका देखिए रो और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इसका रो, इसका कॉलम, फिर इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है। पहला चलिए इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 का। 1 इंटू 10 कर दिए, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20, और सबको हम ऐड करते जाएंगे। 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 कर दिए, ठीक है। इसका ये हो गया। अब इसको, इस सबको करेंगे इससे, इस सबको इससे करने के बाद कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। 1 इंटू 11, 2 इंटू 21 प्लस 3 इंटू 31। ये पहला रो मेरा हो गया। अब इसका सेकेंड रो से इसका सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम करके जो मेरा मैट्रिक्स आएगा, ये मेरा मैट्रिक्स आया। और मैट्रिक्स कितना का हो गया, 2 इंटू 2 का, जो कि हम पहले बताए थे। जो नया मैट्रिक्स आएगा 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नो सर। आई थिंक सेकेंड ईयर का कोई कैंडिडेट है इसमें, उसको तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अभी तो वो जस्ट आया ही है इंजीनियरिंग में, तो इसको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। और वो मैथ में शायद पढ़ भी रहा होगा। चलिए एक बार हम आप लोग को अटेंडेंस लिंक शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग देख के अटेंडेंस बना लीजिएगा। चैट बॉक्स में देखिए, आपको हम अटेंडेंस लिंक दे रहे हैं। आप लोग साथ साथ पैरेलल में अटेंडेंस भी बना लीजिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग को पता है क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है कि जिसका डायगोनल एलिमेंट अगर 1 1 हो जाए, सारा डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाए, तो उससे हम बोलते हैं आइडेंटिटी